हाय मित्रों, द स्टडी आई इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे अभी हम अपनी स्टैटिक क्यूज है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उसके बारे में बताना कौन सा कथन सत्य है। पहला ये कह रहा है, बुद्ध ने कर्म के नियम पर बहुत बल दिया। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकारा है। आपको बताना कि बुद्ध ने आत्मा को नकारा या नहीं नकारा। बुद्ध ने इस ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। आपको बताना इसमें से कौन से कथन सत्य है। मित्रों, आपको ये तो पता होगा कि बुद्ध ने ना तो ईश्वर को नकारा ना ईश्वर को माना। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन गलत हो जाता है, और एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा इसका सही ऑप्शन यही होगा, क्योंकि तीसरा कथन अगर आपने बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो ये तो आप सभी कन्फर्म होंगे कि बुद्ध ने ना तो ईश्वर को नकारा और ना ही ईश्वर को स्वीकार किया। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन गलत हो गया। तो इसका तीसरा निकाल देते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो हमारे पास एक और दो ही बचते हैं सही आंसर में, या तो एक होगा दो दोनों। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, इन्होंने आत्मा को स्वीकार नहीं किया था। आत्मा जैनिज्म की प्रमुख शिक्षा है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और ये कर्म के सिद्धांत को भी मानते थे बहुत, साथ में अहिंसा को भी बढ़ावा दिया इन्होंने। और जो मानव प्रेम है, जीव जंतु के प्रेम के प्रति इन्होंने दया भाव सद्भाव की बात कही थी। इस दृष्टि से हमारे एक और दो सही हो गया। इसका सही आंसर ये हो गया। आपको सही पूछा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं बुद्ध की शिक्षा। वो ये कह रहा, बुद्ध ने ना तो ईश्वर को स्वीकार किया और ना ही इसके अस्तित्व को अस्वीकार किया। उसने अस्वीकार भी नहीं किया, और उन्होंने कर्म के नियम पर जोर दिया, ये बात कह रहा है। और उन्होंने तर्क दिया कि इस जीवन में मनुष्य की स्थिति उसके अपने कर्म पर निर्भर करती। जो मनुष्य की स्थिति है वर्तमान में, वो क्या कर्म करता है उस आधार पर निर्धारित होती है, न कि ईश्वर के आधार पर। आत्मा के अस्तित्व को नकारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अहिंसा पर तो उसने जोर दिया भी, आपको ये भी पता होना चाहिए। मनुष्य और सभी जीवित जो प्राणी है उनके लिए खुद को समर्पित करने का जो शिक्षा दी है, ये भी बात कर रखी है। जो प्राणी सेवा की भी है बात कर रहा है, और जन सेवा की भी बुद्ध बात कर रहा है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर ये हो गया, एक और दो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, प्राचीन भारत के संदर्भ में जो इस श्रेणी के संबंध में, मित्रों इस श्रेणी व्यवस्था थी ना प्राचीन काल में, इसको एक संघ के रूप में प्रतिपादित किया जाता था। उसके संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। आपको सही कथन ही पूछा है मित्रों, बताना है। ये कह रहा है, कई शिल्पकारों और व्यापारियों ने संघों का गठन किया जिसे श्रेणी कहा गया। ये कथन सत्य है या असत्य? तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये कथन सत्य है। जो भी शिल्पकार या व्यापारी संगठन होते, वो एक ग्रुप, एक संघ का निर्माण करते थे, उन्हीं को प्राचीन काल में श्रेणी कहा जाता था। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और दूसरा ये कह रहा, श्रेणी ने धार्मिक संस्थाओं और परंपराओं का पुरजोर विरोध किया। आपको बताना, ये श्रेणियां थी, ये संघ थे, इन्होंने धार्मिक परंपराओं का पुरजोर से विरोध किया या नहीं किया। मित्रों आपको बता देता हूँ, ये संगठन धार्मिक जो प्रथाएं थी, जो संस्थाएं थी, उनको बढ़ावा देते थे, न कि उनका विरोध करते थे। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया, क्योंकि इन्होंने धार्मिक संस्थाओं और परंपराओं को संरक्षण प्रदान किया। दो कथन हमारा सत्य हो गया। तो मित्रों एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा दूसरा अगर निकाल देते तो ये निकल गया, ये निकल गया। अब हमारा क्वेश्चन या तो ये होगा या सी होगा। अब ये तो ऑटोमेटिक दोनों में सही हो रहा। अब ये कह रहा, उन्होंने बैंक के रूप में काम किया। आपको बताना मित्रों, सही बता देता हूँ, इन्होंने एक बैंक की तरह संसार व्यवस्था को प्रतिपादन किया। ये जो श्रेणियाँ थी आपस में व्यवहार में एक दूसरे का सहयोग करते थे, पैसों का इधर के उधर लेन देन, जो भी उस टाइम विनिमय प्रणाली थी उसको ये बढ़ावा देती थी श्रेणियाँ। इस दृष्टि से हमारा ये भी इतना कथन सही हो गया, जहाँ अमीर पुरुषों और महिलाओं द्वारा पैसा जमा किया जाता था। ये भी कथन मित्रों
सही है। एक जमा प्रणाली के रूप में भी ये श्रेणियाँ काम करती थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया और इसका सही आंसर इस हिसाब से 1 और 3 हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। अब आप श्रेणियों के संबंध में जान लेते हैं। ये संघों की गठन की बात कर रहे हैं, ये आगे भी बता दिया आपको क्या एक संघ था। ये प्रशिक्षण भी, ये भी ध्यान रखना, ये श्रेणियाँ प्रशिक्षण भी प्रदान करते थी, कच्चा माल भी प्राप्त करती थी। किसी को कच्चा माल लाना है, श्रेणी के संगठित लोग थे, उसी में से वो कच्चा माल देते थे, उसके प्रशिक्षण भी देते थे, साथ में जो उत्पादन हुआ कच्चे माल से उनका वितरण करते, मतलब सेल करते थे, बेचते भी थे। ये भी कह रहा है, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये व्यापार श्रृंखलाओं को भी मजबूत करते थे और बैंक के रूप में भी कार्य करते थे, ये भी कह रखा है ये। और ये भी कह रहा है, ये निवेश किया जाता था, वो ब्याज, कुछ तो ब्याज के रूप में किया जाता था, कुछ धार्मिक मठों में दान भी देते थे, ब्याज के रूप में भी देते थे। और ये इसकी प्रणाली थी, एक बैंकिंग प्रणाली की तरह भी कार्य करते थे। आपको ध्यान रखना श्रेणी के संबंध में। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर सी हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये क्या, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ग्राम भोजक। मित्रों ये आप सही से पढ़ना, ग्राम भोजक, थोड़ा कॉमन सेंस निकालो तो आसानी से इसका क्वेश्चन आप निकाल पाओगे कि सर्वेक्षण अधिकारी ये तो हो ही नहीं सकता है। और न्यायाधीश के बारे में प्राचीन काल में ऐसा कोई ग्राम भोजक की परिभाषा नहीं दी गई थी। तो मित्रों ये 2 तो आप निकाल सकते हो, और या तो आप बी में कंफ्यूज हो सकते हैं या डी में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर ग्राम प्रधान, जो जमींदार, वर्तमान या मध्यकाल में जमींदार होता था, वर्तमान में जो सरपंच होता है, उसी टाइप से एक गांव का जो प्रमुख व्यक्ति होता था, वही राजस्व इकट्ठा करता था। साथ में वो कभी कभी पुलिस का कार्य भी करता था, साथ में न्याय व्यवस्था भी वो कभी कभी देख लेता था। प्राचीन काल में ग्राम भोजक, उसके लिए शब्द आया गया था प्राचीन काल में। इस दृष्टि से हमारा डी ऑप्शन, इसका तीसरे का कथन सही हो गया। ये उत्तरी भारत की बात, उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं। यहाँ ग्राम प्रधान था, उसको ग्राम भोजक के नाम में जाना जाता था। ये बड़ा जमींदार था, इसके पास जमीन खेती भी काफ़ी होती थी। इसके साथ में जो मजदूर काम करते गुलाम के तौर पर, ये भी बात कह रहा है। ये चूँकि शक्तिशाली था, ये पता ही था, जमींदार है तो ऑटोमेटिक शक्तिशाली था। ये न्यायाधीश के रूप में भी काम कर रहा था, कर वसूलने का भी काम कर रहा था, और पुलिस कर्मी का भी काम कर रहा था। आपको मित्रों ये ध्यान रखना, ग्राम भोजक के कार्य के बारे में आपको पूछ सकता है, इसके क्या क्या फंक्शन थे। ये स्वतंत्र किसान थे और गृहपति भी कहा जाता था। जो स्वतंत्र किसान थे, ऑप्शन आ रखा ना, ये स्वतंत्र किसान वाला, इसके बारे में कह रहा है, इसको गृहपति कहा जाता था। ये देखो, ये कह रहा है गृहपति का, जिसमें अधिकांश छोटे जमींदार थे। गृहपति जो छोटे छोटे जमींदार और किसान होते थे स्वतंत्र, उनको गृहपति कहा जाता था। जो इनके अधीन काम नहीं करते थे, इनसे स्वतंत्र होकर काम करते, जो इसके अधीन काम करते थे तो वो तो गुलाम थे या मजदूर थे, और जो इस जमींदार से अलग अपनी खेती करते थे उनको गृहपति कहा जाता या स्वतंत्र किसान कहा जाता था। अब मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त जो कथन दे रखे उसमें से आपको सत्य कथन बताना है। पहला ये कह रहा है, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के आदर्श व्यवसाय के बारे में नियम है। आपको जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है, जो 4 वर्ण व्यवस्था बताई रखी है, उसके आदर्श काम है, उसके बारे में बता रखा है। ये कथन सत्य है या असत्य? मित्रों ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। जो हमारे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 4 वर्ण व्यवस्था है, उनके सबके अलग अलग काम बताए रखे। इस दृष्टि से हमारे ये कथन पहला सत्य हो गया। अगर मित्रों इसका सही एलिमिनेशन से निकले तो तीसरा कथन ये कह रहा है, ऋग्वेद समाज में बाल विवाह और सती प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी। आपको बताना, अगर मित्रों आपने ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये तो कन्फर्मली होता है, उस टाइम बाल विवाह नहीं थी और सती प्रथा भी नहीं थी, उनके कोई साक्ष्य नहीं मिले। जैसे एज 16 और 17 के बीच में विवाह होता था, लेकिन उस टाइम देखे तो वो बाल विवाह नहीं था। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन गलत हो गया। तो
तीसरा निकाल दे तो इसका सही आंसर या तो ए होगा या बी होगा। और मित्रों दूसरा कथन ये कह रहा है, मनुस्मृति के अनुसार कृषि और पशु शरण किसी भी विशेष जाति तक सीमित नहीं थी। मित्रों इसमें आप कॉमन सेंस लगोगे तो ये सही कथन आप इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पशु शरण और कृषि पद्धति थी इसमें कुछ कुलीन वर्ग थे, वो भी कभी कभार कर लेते थे, उनके पास ऐसे जमीन होती तो वहाँ मजदूर जरूर निम्न लोगों को रखते थे, बट वो कृषि पद्धति और पशुपालन भी कर लेते थे। इस दृष्टि से देखें तो ये सीमित नहीं था, किसी विशेष जाति संदर्भ में सीमित नहीं था। इस हिसाब से देखें तो हमारा ये कथन भी सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर 1 और 2 का ऑप्शन बी। इसके बारे में हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में 4 वर्णों के बारे में, उनके काम के बारे में बात कर रखी है, इसमें दे रखा है। और साथ में ये कह रहा है ऋग्वेद समाज में बाल विवाह और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये नहीं थी की बात कर रहा है। साथ में जो सभी के काम दे रखे ये आप पढ़ लीजिए। मित्रों आपको बता देता हूँ इसका टेलीग्राम में मेरे द स्टडी IAS विद सनूप देवासी पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। बौद्ध परंपराओं में महर्षि को किस रूप में जाना जाता था? आपको महर्षि के बारे में बताना था कि ये किस रूप में जाना था। ये पहला का परम पिता, अन्नटा, बोधिसत्व और असुर। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ इसका संबंध बोधिसत्व से है, हमारा सही आंसर सी हो गया। और इसके बारे में ये बता रखा है महर्षि एक बौद्ध देवता या देवी और साथ ही प्रकाश और सूर्य से जुड़े बोधिसत्व भी है, जो देवी देवताओं से जुड़े हुए बोधिसत्व की बात कर रहा है। मित्रों इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त होती है, और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।